औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी। माजू के मेहमान में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टीपू सुल्तान। डॉक्टर टीपू सुल्तान कोहीगोड हॉस्पिटल के फाउंडर हैं, सदर हैं और मलिक यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। ये तो एक बहुत मुख्तसर का तारुफ है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा तारुफ है। वो तारुफ ये है कि इस माशरे की बेहतरी के लिए डॉक्टर टीपू सुल्तान की खानदान ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो कुछ किया है, वो मैं चाहता हूं कि नौजवानों के सामने आए, कि हमारे नौजवान देख सकें कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। आइए आपको डॉक्टर टीपू सुल्तान से मिलाते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हमने अभी हमारा मकसद यहाँ पे स्टूडियो में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में आपको जहमत देने का यह है कि हमारा नौजवान जो कि तालीम के मरहले में है, जो आगे जा रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहा है, उसको हम बता सकें कि कामयाब जिंदगी असल में होती क्या है। आपने एक अस्पताल, कोहीगोड अस्पताल, जो एक नाम है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसकी बुनियाद किस तरह पड़ी, किस तरह आप लेके चले, कौन इसके पीछे था, ये जरा हमें बताइएगा। देखिए मुस्तफ़ा, ये जो सवाल है इसके जवाब थोड़ा लंबा होगा। कोहीगोड हॉस्पिटल जो हम फैमिली की तरफ से है, वो ये कि इनिशियली हम लोगों ने उसको एक फार्म हाउस के लिए सब भाई बहनों ने चंदा करके आपस में कंट्रीब्यूट करके जगह ली थी 16 एकड़ की, एक फार्म हाउस बनाने के शौक में। और उस पर सन 2000 में हमने उसको कब्जा लिया और उसको बनाना शुरू किया। वो जंगल था, उसको थोड़ा डेवलप करने की कोशिश की। उसके बाद उसमें कुछ सब्जी वगैरह लगाई और प्लानिंग शुरू कर दी कि इसको फार्म हाउस कैसे बनाया जाए। इसलिए कि कुछ फार्म हाउस कराची में, कराची के बाहर हम जो दोस्तों के विज़िट करते थे, तो हमें भी बड़ा शौक़ होता था कि हमारे पास भी फार्म हाउस होना चाहिए। तो हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके बना लिया और उसमें शुरू कर दिया। और मुख्तलिफ इलाके की सफाई करते थे, मुलाजिम रखते थे माली की शक्ल में, और उसको फिर खुद भी लगे रहते थे और करते थे। तो स्लोली ग्रेजुअली हम लोग से मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ वगैरह उगाई। वहाँ बोरिंग का पानी था जो कच्चा था, तो इससे चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी वालदा मोहतरमा ने कहा कि इतना गरीब इलाका, इस इलाके में बहुत सारे गांव हैं, तो एक छोटी सी क्लिनिक भी कर लो, तुम लोग तो आते रहते हो, तो एक ओपीडी क्लिनिक करो और इस इलाके में के लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए और किसी से पैसे मत लेना, फ्री चैरिटेबल क्लिनिक। तो जाहिर बात है, अम्मा की फरमाइश थी तो हम लोगों ने शुरू कर दी और फिर वहाँ मरीज़ बढ़ते चले गए। फिर हमने सोचा कि साहब किसको और बड़ा कर दिया जाए। फिर एक भाई बहनों को ख्याल आया कि यहाँ कुछ 10-20 का वार्ड बना दिया जाए। फिर एक बहन साहिबा ने फरमाइश की कि इस इलाके में डिलीवरी का बड़ा मसला है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, इलाके के लोग जो दाइयाँ डिलीवरी कराती हैं, तो वाई कांट वी हैव ए मैटरनिटी होम। तो फिर हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूट करके वो भी बना लिया और डिलीवरी शुरू हो गई। फिर डॉक्टर को मुलाजिम रखा गया। तो मुझे याद है कि हम सब ने कमिट किया था कि 10,000 रुपये महीने हम सब भाई बहन दिया करेंगे और 30-40-50 हज़ार रुपये में वो जगह चल पड़ेगी और सबके मसले हल हो जाएंगे, फार्म हाउस भी चलता रहेगा। फिर डाउन द लेन 15-20 ईयर्स में ये हुआ कि हम लोग बन गए डे ड्रीमर। दिन के ख्वाब देखना शुरू कर दिया हमने, और हर शख्स ख्वाब देखने लगा। और किसी ने ख्वाब देखा कि मिडवाइफरी स्कूल होना चाहिए, हमारी एक बहन ने, तो एक मिडवाइफरी स्कूल कायम हो गया और अल्लाह ताला के फजल करम से चल पड़ा, रिकॉग्नाइज भी हो गया। फिर वार्ड बढ़ता गया। फिर हमारे एक बहन ने कहा कि यहाँ हिस्टेक्टोमी होनी चाहिए और बड़े बड़े ऑपरेशन होने चाहिए, तो ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने सारे ख़ानदान में और कंट्रीब्यूशन शुरू की। और मुझे याद है कि उसका बजट बना था 2-4 लाख में कि एक थिएटर एक छोटा सा बनाते हैं जिसमें करेंगे। तो बहरहाल, तो स्लोली ग्रेजुअली इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट खुलते गए और उसमें पहले इलाज होता था मर्दों और औरतों दोनों का। फिर कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि उस इलाके के जो मर्द हजरात थे वो कुछ नशा वशा भी करते थे, तो 2-4 दफ़ा उन्होंने अंदर कुछ मारपीट वगैरह की, मारा पीटा लोगों को। तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि लेट इट बी ए विमेन हॉस्पिटल। तो फिर हम लोगों ने विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल कर दिया। वो दिन और आज का दिन है। तो फार्म हाउस जो कि खासा बड़ा हो गया था, वो सुकड़ना शुरू हो गया। वहाँ हम लोगों ने हर किस्म की शौक पूरे किए, सब्जियाँ उगाई, हत्ता के
कुछ गेहूं भी उगा करके फसल उगाई और खाया। यानी हॉस्पिटल के अलावा ये सब चीजें भी? जी, हॉस्पिटल के अलावा, क्योंकि 16 एकड़ की जमीन है तो हॉस्पिटल तो 1-2 एकड़ में बाकी जगह थी। फिर ये सिलसिला बढ़ता गया एंड वी डिसाइडेड कि अब वो फार्म हाउस के चक्कर छोड़ते हैं और उसको एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाते हैं। तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। ऑब्वियसली खर्चा बढ़ता चला गया और अब यह है कि पिछले 20 साल के दौरान और भी लोगों ने ख्वाब देखे। एक मिडवाइफरी स्कूल ख्वाब देखा मेरी बहन ने कि पाकिस्तान में मिडवाइफ की शॉर्टेज है तो एक मिडवाइफरी स्कूल होना चाहिए और ऑर्गेनाइज होना चाहिए, तो वो भी हो गया। अब तक 16 बैचेस पास हो चुके हैं। फिर उसमें स्टूडेंट रखे जाए। एक पॉलिटिकल डिसीजन हम लोगों ने लिया कि यहाँ को कैश काउंटर नहीं होना चाहिए, जो भी फैसिलिटी है वो फ्री हो, मुफ्त हो, क्योंकि इलाका गरीब है और इन गरीबों से क्या पैसा ले आदमी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि डोनेशन और ज़कात की मद में ख़ानदान, भाई बहन, दोस्त, जितने लोग हैं सबसे जमा किया जाए एंड रिलेटिव, हत्ता कि आपके नवासा नवासी पोता पोती भी? जी जी जी, सब, मतलब कि सब सारे बच्चों को कहा गया कि अपने पॉकेट मनी में से कुछ कंट्रीब्यूट करो और ये इनकलकेट करना था ताकि वो देखें कि साहब सिविल सोसाइटी में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि एज सच हर आदमी रिसीविंग एंड पर खड़ा नजर आता है मुझे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और अपने हुकूक की हर आदमी बात करता है, अपने फराइज की बात करता हुआ नजर नहीं आता। तो एक शेयरिंग एंड केयरिंग वाली कल्चर डेवलप किया सारे खानदान में, सारे दोस्तों में। और अब इस वक्त यह है कि 200 बेड का हॉस्पिटल है, फ्री है, 450 लोगों की ओपीडी होती है, वो फ्री है। बच्चों की ओपीडी 70 मरीजों की होती है जो टोकन की शक्ल में सब आते हैं। उसके बाद 20 न्यूनेट इंक्यूबेटर्स हैं जो कि मोस्ट मॉडर्न है इस वक्त, 2 वेंटिलेटर हैं, 200 बेड का अस्पताल है ये। उसके बाद कायदाबाद में, लांडी में कायम है? जी हाँ, कायदाबाद में है, लांडी का इलाका है वो, और मेन रोड से 2 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे है। वहाँ मंजिल पेट्रोल पंप एक कहलाता है, वहाँ उसके बाजू से मुड़िए तो द फर्स्ट विलेज कुही गोट कहलाता है। फिर दूसरी तौर पर हमने उसको जो नाम रखा है किसी के नाम पर नहीं रखा। हॉस्पिटल चूंकि कुही गोट गांव में है, इसलिए उसका नाम कुही गोट ही रखा, कुही गोट रखा है। डॉक्टर साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा डॉक्टर अतिया जफर, उनका एक ख्वाब था, बल्कि वो भी अगर हमारे नौजवान को के लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उन्होंने एजुकेशन हासिल की और एक वक्त आया कि आप और वो एक साथ थे। जी 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 जी, हाँ, ये भी एक वो किस्सा ऐसा है कि जब मेरे वालिदैन आए थे तो मैं उस पर 2.5 साल का था और मेरे छोटे भाई प्रोफेसर सिराजुद्दौला वो 4-6 महीने के थे। और उन लोगों ने इंडिया से आए थे तो लियारी में सुकूनत अख्तियार की, वहाँ वो जो चकीवाड़ा के इलाके में झुग्गी बनाई और वहाँ रहते थे। अम्मा जो थी वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, कुछ पैसे कमाती थी। अब्बा कुछ ये जो बोल्टर मार्केट में जीपीओ है उसके सामने फुटपाथ पर बैठ करके वो 2-2 आने में, 1-1 आने में खतूत लिखते थे। वो जगह उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे दिखलाई कि देखो यहाँ से हम मैंने अपना करियर शुरू किया था। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने सोचा कि उनको पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने फिर वो इंडिया से आए थे तो इंटर थे सिर्फ, तो उन्होंने फिर एजुकेशन हासिल की कराची यूनिवर्सिटी से और MA-BT किया, इस्लामिक हिस्ट्री में MA-BT किया, खुद पढ़े। उसके बाद उन्होंने फिर अम्मा को बोला कि अब तुम भी तालीम हासिल करो, तो उनको फिर ABCD से शुरू कराया 52-53 में, और 2 साल में उन्होंने प्राइवेटली। जब आपकी वालिदा मोहतरमा ने ये स्टार्ट किया तालीम, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी और उस वक्त कितने बच्चे थे उनके? उस वक्त हम 3 भाई बहन थे, मैं, सिराजुद्दौला और शेरशाह। 3 भाई बहन थे, तो उन्होंने ABCD से शुरू किया और 2 साल में मैट्रिक किया। उसी ज़माने में जब उन्होंने मैट्रिक किया था तो मेरी छोटी बहन चांद बीबी जो वो पैदा हुई। मैट्रिक करने के बाद फिर अब्बा ने उनको कहा कि तुम डॉक्टर बनो, तब मैंने फिर वो डॉक्टरी का सिलसिला शुरू किया। 4 बच्चे हो चुके हैं जी, मैट्रिक कर रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनिए, और वो तैयार भी हो गई। तो अमूमन मैं बीच में इसलिए कर रहा हूँ कि हम नौजवानों के लिए ये इंटरव्यू कर रहे हैं, नौजवान कि अमूमन नौजवान जरा सी हर्डल्स आती हैं, कहते हैं यार हम तो छोड़ दी तालीम, हमने, हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़ें। कैसे मैनेज कर लिया उन्होंने? वहाँ जस्ट अपोजिट था, नहीं उसका फिर प्रोटोकॉल बना। मुझे अच्छी तरह याद है कि अम्मा वाज बैंड टू गो इनटू किचन, 10 बरस तक वो किचन में उनका दाखिला ममनू था। और
सुबह नाश्ते में ये जो तंदूर की रोटी होती है, उस जमाने में एक आने में 4 रोटी तंदूर से बनती थी। तो मेरा काम ये था कि मैं आटा गूंथता था और स्कूल में पढ़ता था उस वक्त, और तंदूर से रोटी बनवा के लाता था। तो सुबह नाश्ता हमारा सबका बरसा बरस तक दूध और रोटी होता था। प्याले में दूध और रोटी डालिए और खाइए और स्कूल चले जाइए, और सब ऊपर से लेकर नीचे तक। दोपहर में रोटी वही होती थी, और अब्बा हमारे सालन बनाते थे, और एक ही सालन होता था, वो प्याज, 2 प्याजा जो कहलाता है, वो बहुत सारा प्याज गोश्त डाल दिया उसमें, चूल्हे पर चढ़ा दिया, फिर वो भी अपना वो जो स्कूल में पढ़ाते थे। तो और उसके बाद हम दोपहर में खुद निकालते थे और खुद खा लेते थे और फिर पढ़ते थे। और अम्मा अपनी पढ़ाई करती थी, प्लस उनको कुछ ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचरान जो अब्बा के स्कूल से पढ़ाने आते थे। तो उन्होंने मैट्रिक किया। उसके बाद फिर हम सबों को, हमारे वालिद साहब ने दाखिले की कोशिश की। उस जमाने में मैट्रिक के बाद एक मेडिकल में दाखिला होता था, LMF कहलाता था, वो MBBS के नीचे होता था। तो भावलपुर में दाखिला बंद हो गया था, तो फिर अब्बा हम सबको लेके चले गए ईस्ट पाकिस्तान, उस जमाने बांग्लादेश जो है, और उनका दाखिला हुआ सिलहट में। तो सिलहट मेडिकल स्कूल में अम्मा का दाखिला हुआ, और हम 4 भाई बहन के साथ उन्होंने मेडिकल में दाखिला लिया, किराए का मकान, और अब्बा कराची आ गए। यहाँ से वो पैसे भेजते थे 300-400 रुपये महीने, और अम्मा ने 4 साल वहाँ पढ़ा, LMF किया, लाइसेंसिएट मेडिकल डॉक्टर कहलाता था। उसके बाद वो कराची आ गई, बैक टू लियारी, बैक टू आगरा ताज कॉलोनी, और वहाँ गाजी मोहम्मद बिन कासिम स्कूल है जो कॉलेज हो गया इस वक्त, वो अब्बा ने बनाया था। वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। उस वक्त तक मैं मैट्रिक पास करके इंटर में आ चुका था। उसके बाद दैट वाज 60s वाली बात है। फिर उन्होंने प्रैक्टिस की, फिर उनको हुआ कि साहब कि MBBS करना चाहिए। तो फिर डॉमिनिकल कॉलेज में अम्मा ने 1961 में दाखिला लिया, 4th ईयर टेस्ट दे करके, ताकि कन्वर्ट हो जाए LMF MBBS में। तो 2 साल उन्होंने वहां पढ़ा, और इन द मीन टाइम 62 में मैंने इंटर साइंस पास कर लिया DJ से, और मैं भी डोमिनिकल कॉलेज पहुंच गया। माँ और बेटा एक साथ एक कॉलेज में? जी, हम दोनों 62-63 हमने मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ा है। लियारी से रिक्शे में साथ आते थे, और वो जाती थी क्लिनिक साइड, में जाता था एनाटॉमी डायसेक्शन हॉल। वो दोपहर में घर चली आती थी रिक्शे पर, और मैं शाम को 10 नंबर बस से जाता था, टावर से पकड़ता था शाम को 4:30 बजे। तो 1 साल तक हम दोनों ने साथ पढ़ा, और वो MBBS हो गई 63 में। तो मैंने बड़ा सुकून का सांस लिया कि अम्मा पास होके गई, और मेडिकल कॉलेज में अब मेरी आजादी। अम्मा जब थी आपके वहाँ, आपके साथ पढ़ रही हैं और आप वहाँ मौजूद हैं, तो एक जो नौजवानी की हरकतें होती हैं, अम्मा क्या रहते थे उसमें कहीं बाउंड्रीज हैं कि भाई अपनी नहीं, वो 1 साल तो बड़ा कठिन था। हाँ, बहुत कठिन था, क्योंकि हमारे सारे साथी जिंदाबाद मुर्दाबाद उछल कूद द्वारा करते थे। और मैं नहीं करता था, इसलिए कि वो छोटी सी कॉलेज थी, उसमें वो उधर ही होती थी, और सबको सारे कॉलेज को पता था कि ये डॉक्टर अतिया का बेटा है। तो इसलिए मैं बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह रहता था, और लाइब्रेरी में पढ़ता था, इंप्रेशन देता था अब्बा अम्मा को कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जब वो पास होके गई, तो फिर मैंने फिर वो मुख्तलिफ एक्टिविटी शुरू की। पहली फुर्सत में NSF ज्वाइन किया, और पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेना शुरू किया, डिबेट, फिर गेम्स में शुरू किए, इसलिए कि आई फेल्ट कि मैं आजाद हो गया। फिर वैसे कभी ऐसा हुआ कि आपकी वालदा ने कभी आपको बुलवाया हो, कभी टीचर ने शिकायत करने के लिए वालदा से बात करनी है, वालदा बराबर वाली कमरे में, उस क्लास से जरा उनको बुला कर ले आए? नहीं, टीचरों ने तो कभी नहीं किया। हाँ, उनके क्लास के जो लड़के थे, 120 स्टूडेंट होते थे हर क्लास में उस वक्त, तो वो बड़ा तंग करते थे। हर थोड़ी देर में कोई उनके क्लास फेलो बुला रहा है कि इधर आओ, टीपू को बुलाओ मिलने के लिए कि अच्छा तुम इनके बेटे हो। एक मुसीबत होती थी, वो मुझे क्लास से डायसेक्शन हॉल से वो बंदा बुला के ले आता था कि अम्मा बुला रही है, तो मैं जाता था, तो वहाँ उनका ग्रुप खड़ा होता था, वो मुझसे मिलना चाहता था कि अच्छा ये आपका बेटा है। फिर मेरा इंटरव्यू ले लेते थे बेचारे। बहरहाल मैं कुड़ता रहता था कि क्या मुसीबत है, और रोज होता था, साल भर होता था। तो शुक्र है कि अम्मा पास होकर के चली गई, MBBS हो गई, और फिर उन्होंने अपनी क्लिनिक वहाँ की। 65 में फिर वो जो एक इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, तो 65 में फिर हम लोग लियारी छोड़ के मलिर शिफ्ट हो गए,
जहाँ के हम लोग 30 साल वहाँ रहे थे, 30-35 साल यहाँ रहे। और उस वक्त 65 में मैं 3rd ईयर था। तो अम्मा की क्लिनिक थी इधर मलिर में, हम जीपी क्लिनिक। तो फिर मैं उनका कंपाउंडर हो गया। उस जमाने में जीपी को मिक्सचर देते थे, पूड़िया और मिक्सचर होती थी। तो शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक मैं अम्मा का कंपाउंडर होता था और वो मिक्सचर बनाता था और इंजेक्शन लगाता था। अम्मा की क्लिनिक थी। तो अम्मा ने फिर वो उस क्लिनिक से पैसे कमाए और हम सब भाई बहनों को पाला पोसा। और हम लोग जब तक वो MBBS हुई तो हम लोग 8 भाई बहन हो गए। 5 सब MBBS है माशाल्लाह। जी जी। फिर हमारे वो अब्बा का जो और अम्मा का एक फैसला, पहला फैसला ये था कि अम्मा को डॉक्टर बनना चाहिए। दूसरा फैसला उन्होंने हम सब पर लागू किया कि हम 8 को डॉक्टर बनना है। और हम लोगों को पकड़ धकड़ करके उन्होंने, उस जमाने में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, तो डॉ मेडिकल कॉलेज और सिंध मेडिकल कॉलेज में मिला करके, और नवाब शाह मेडिकल कॉलेज में एक बहन गई। तो हम सबों को 8 भाई बहनों को उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई आपको डॉक्टर बनना है। तो हम सबों ने डॉक्टर बन गए। दैट वाज 2nd ऑर्डर ऑफ पेरेंट्स। उसके बाद 3rd ऑर्डर जो एडवाइस जो थी कि आपके सबकी शादियां डॉक्टर से होनी है, तो वी हैड नो चॉइस। और अरेंज मैरिज होती थी, इसलिए हम लोगों ने अच्छे बच्चे की तरह जहाँ उन्होंने बोल दिया शादी कर ली। तो 16 डॉक्टर हो गए। 17, अम्मा मिला के 17। अम्मा मिला के 17 हो गए। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आपस में भाई बहनों ने एक फैसला किया। हमारी गोल में इस कॉन्फ्रेंस हुई और हमने फैसला किया कि अम्मा चूंकि MBBS है, इसलिए हमें तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब इंग्लैंड जाएंगे बारी बारी और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आएंगे। तो सबसे पहले मैं गया 1969 के शुरू में, हाउस जॉब ख़त्म करके, और वहाँ गया। फिर सब लोग बारी बारी आए और हम सबों ने इंग्लैंड से पोस्ट ग्रेजुएशन की अपने अपने सब्जेक्ट में, जो मुख्तलिफ स्पेशलिटी। और उसको फिर मैं 7 साल रहा, सिराज 7.5 साल 8 साल रहे, शेर शाह भी 7-8 साल रहे, इससे मुख्तलिफ बहनें। तो हम सबों ने वहाँ से रॉयल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन की, हाईएस्ट डिग्री इन आवर फील्ड। और फिर हम पाकिस्तान वापस आ गए टू लिव विथ आवर पेरेंट्स, क्योंकि हमें मुकम्मल एहसास था कि इतनी कुर्बानियों से अम्मा डॉक्टर बनी है, अब्बा ने MABT किया है, दोनों ने मिल के हमें 8 में डॉक्टर बनाया है। तो वी मस्ट स्टे विद देम। तो हम सब वापस आए और फिर जो घर था मलिर में, उसको आहिस्ता आहिस्ता अम्मा की क्लिनिक से मैटरनिटी होम में कन्वर्ट किया, फिर हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, और फिर अपनी अपनी जो जॉब वगैरह की। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब 8 वापस आए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हमारे स्पाउसेस ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और इस तरह से हम सब यहाँ पाकिस्तान, टोटल आपके यहाँ, आपके खानदान में इस वक्त डॉक्टर्स की तादाद इस वक्त, जी हाँ, 3 जनरेशन में हम लोग इस वक्त, जो हमारे बच्चे वगैरह भी सब। फिर अब्बा की एक और फरमाइश आई कि भाई तुम्हारे बच्चे भी डॉक्टर बने तो अच्छा है। तो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को हमने कहा भाई अब तुम्हारे दादा की ख्वाहिश है तुम डॉक्टर बनो। तो वो भी डॉक्टर, मतलब पटरी पे चले गए वाली बात है। तो हम सारे भाई बहनों के बच्चे डॉक्टर हैं। इस वक्त हम 38 हैं अंडर वन रूफ। एक खानदान में 38 डॉक्टर है। एक खानदान में 38 डॉक्टर। हम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने नौजवानों को रास्ते दिखाएं कि तुम्हें आगे बढ़ना है तो ये रास्ते हैं। वो क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी नसीहत नौजवानों के लिए कि तुम अब मतलब रास्ते बहुत वसी हैं तुम्हारे लिए, बड़े हैं? जी हाँ, रास्ता बहुत बढ़िया है। इतना बड़ा आसमान है, कोई मसला नहीं है। बस बात जहन में क्लियर होना चाहिए साहब कि तालीम सारे मसलों का हल है। तालीम सारे, और तालीम और हुनर, जो कि मैं अपने स्टूडेंट को समझाता रहता हूँ, क्योंकि मैंने भी 30 साल डॉ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की प्रिंसिपल था। तो मैं समझाता रहता हूँ कि देखो, तालीम हासिल करो, और जब तालीम हासिल कर लो, हुनर हासिल करो, तो उसको बांटो। अपना तालीम, अपना हुनर बांटो और खूब बांटो, अपने चारों तरफ बांटो, इससे पहले कि तुम्हारा ट्रांसफर किसी और यूनिवर्स के किसी और हिस्से में हो जाए। मैंने लफ्ज मौत इस्तेमाल नहीं किया है, लोग डर जाते हैं कि मरेंगे। तो हमने कहते भाई नहीं, ठीक है, वो होता है ना उस जगह में पहुंचोगे, इंतकाल। तो हम वैसे भी अल्लाह ताला ने हमें यूनिवर्स के एक हिस्से में भेजा हुआ है, कुछ साल यहाँ रहेंगे, फिर चले जाएंगे और कहीं और पोस्टिंग हो जाएगी, मुंतकिल हो जाए, इंतकाल हो जाए, जो कि होना है। तो उससे पहले अपनी तालीम और हुनर को खूब फैलाओ, खूब बांटो लोगों को, इसलिए कि
अपने सारी तालीम सारे हुनर के साथ एक दिन हम सबको दफन हो जाना है। तो आपने अभी हम जब गुफ्तगू कर रहे थे आपने एक बात का जिक्र किया कि इंसान की खिदमत ये सबसे बड़ी इबादत है। जी जी जी, ये देखिए हुकूकुल बाद वाली बात है कि दो किस्म के हुकूक मैं समझता हूँ, एक हुकूकुल अल्लाह, एक हुकूकुल बाद है। तो हुकूकुल अल्लाह वाली बात है तो ये तो हमारे और अल्लाह के तल्ला के दरमियान जो बात है, हुक्म है, ऑर्डर है, वो करना है, नमाज है, रोज़ा है, जो भी है, बहरहाल तो उसकी तो अकाउंटेबिलिटी डायरेक्ट उधर है और उसमें किसी का लेना देना नहीं है, 1:1 वाली बात है। बाकी जो दूसरी इस दुनिया में अगर हम भेजे गए हैं तो कुछ तो कोई मकसद तो होगा। और मैं मुतासिर हूँ मौलाना रूमी के इस बात पर कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का सबसे आसान तरीका है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करो। तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, जिसको कि हम हुकूकुल बाद बोलते हैं। तो हमने यही तरीका इख्तियार किया हुआ है, इसलिए कि जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं या गुरबा हैं या मुस्तहकीन हैं, तो हमारे पास जो अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा दिया हुआ है और हर शख्स को एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो कुछ उधर भी आगे बढ़ा दे वाली बात है, उनकी भी खिदमत कर दे। मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, अपने पैसों से हो सकता है, अपने मशवरों से हो सकता है, अपनी तालीम से हो सकता है, अपने हुनर से हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं और यही सारे तरीके हम कोहीगोट में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे 18 सर्जन कराची के हैं, बड़े नामी सर्जन हैं, वो हफ्ते में 1-2 दिन अपना हुनर हमें देते हैं, वो आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं, अपने खर्चे पे जाते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं जिसके कि वो लाखों रुपए लेते हैं शहर में। तो एक गरीब आदमी फायदा हो गया, गांव से, दूर से, सिंध से, बलूचिस्तान से बंदा आया, उसको नहीं पता कितना बड़ा सर्जन उसको ऑपरेशन कर रहा है, न सर्जन को पता कि वो किस गांव के किस खातून का ऑपरेशन कर रहा है। वो आया, ऑपरेशन करके चला गया, वो खातून अच्छी होकर अपने घर चली गई और उसके लिए दवा किसी मुखैर ने भेज दिया। तो ये एक ऐसा सिलसिला है कि बहुत से लोग पैसे देते हैं, बहुत सारे लोग अपने टाइम देते हैं, बहुत से लोग मशवरा देते हैं। तो ये सब मुख्तलिफ तरीके हैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करने के। जी जी जी, एकदम। ये डॉक्टर साहब आजकल हमारा नौजवान जो है वो टाइम की वजह से बड़ा परेशान है कि सुबह उठा, यूनिवर्सिटी के बाद दीगर एक्टिविटीज, वो कहता है इतना वक्त ही नहीं है कि मैं किसी के लिए सोच सकूं। तो कैसे मैनेज करे, मतलब वो कहाँ से वक्त निकाले? वो नहीं, मेरे साथ तो टाइम ही टाइम है। टाइम मैनेजमेंट एक चीज होती है जिसका कि हम लोग कोहीगोट में वर्कशॉप कराते हैं और मैंडेटरी करते हैं। ये जो पीएन से लेकर के, माली से लेकर के, मिडवाइफ, नर्स, टीचर्स, डॉक्टर, सबका टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि भाई टाइम आपके पास बहुत है, द ओनली थिंग कि आपको मैनेज करने वाली बात है। और इस टाइम में आपने सब कुछ करना है। 24 घंटे में 24 घंटे होते हैं, 26 घंटे नहीं होते हैं। और अगर आपने कुछ चीज छोड़ दी है तो इसका मतलब आपकी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आ जाती है। तो अगेन 24 घंटे अल्लाह ताला ने कुछ सोच समझ के ही दिए हैं हमें। और जाहिर बात इसमें 7-8 घंटे तो सोने के लिए दिए हैं, क्योंकि वो बैटरी का चार्ज होना भी जरूरी है और सारे आज़ा को लिए तो ब्रेन को रेस्ट चाहिए। तो 8 घंटे तो सोने के हो गए। उसके बाद फिर टाइम ही टाइम है, उसमें से आप अपनी मर्जी के कौन सा टाइम किधर लगाते हैं। खाने पीने का कुछ टाइम है, कुछ जरूरी काम के होते हैं, और उसके बाद फिर पढ़ने लिखने का टाइम है। अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो बहुत टाइम है। और उसकी एग्जांपल दूं मैं कि जब मैं पहुंचा इंग्लैंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, तो वहाँ एज ए जूनियर डॉक्टर ऑल्टरनेट नाइट ऑन कॉल होता था और ऑल्टरनेट वीकेंड ऑन कॉल होता था। और वीकेंड का मतलब ये था कि फ्राइडे को सुबह ड्यूटी पर शुरू की तो मंडे की शाम को ऑफ होता था, और कंटिन्यूअस और बिजी। तो उसमें जो लर्निंग होती थी, और मैंने अकेले नहीं किया, सभी करते थे, और वो यहाँ भी यही सिस्टम है। तो सीखने के लिए और पढ़ने के लिए, और उसमें को पढ़ने की छुट्टी नहीं मिलती थी, इसी के दौरान पढ़ना भी इसी के दौरान था। और ये जॉब जो होती थी उस पर पैसे मिलते थे, लेकिन काम बहुत करना होता था। और उसकी वजह से काम सीखा। और हर डिपार्टमेंट में ऐसे होता था कि 9 to 5 तो सारी कौम काम करती थी, हम लोग जो डॉक्टर ज़्यादा करते थे। और उसी टाइम निकाल के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लीजिए, इस कोने में पढ़ लीजिए, उस कोने में पढ़ लीजिए, अपने रूम में पढ़ लीजिए। और इससे सारे एग्जाम हम सबों ने ऐसे पास किए, और सारी दुनिया ऐसी करती थी। हमारे जितने कॉलीग, जो दोस्त अहबाब जिन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट में पास किया यहाँ, अब जैसे कि अदीब रिजवी साहब हैं, ये हमसे सीनियर होते थे, ये मैनचेस्टर में होते थे और ये बहुत ही मेहनती थे।
और ये भी ऐसे 24 घंटे लगे रहते थे। इस तरह से मुझसे और दो जो थोड़े सीनियर होते थे और हमारे कोलीग हमको देखते थे, हमने कहा ठीक है यही सिस्टम होगा। और डॉमिनल कॉलेज में ऐसे ही था। तो अगेन टाइम काफी है, द ओनली थिंग टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। अच्छा, हमारे यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में तलबा यानी कि एक स्कूल कायम हुआ और उनकी यूनिवर्सिटी की जानिब से वहाँ के तलबा ने मैट्रिक किया और उनको सर्टिफिकेट दिए गए, वो आगे बड़ी यूनिवर्सिटीज में गए, इधर से उन्होंने सब कुछ किया। यहाँ पर भी हमारे तलबा जाते हैं मुख्तलिफ स्ट्रीट पे और मुख्तलिफ जगहों पर, मतलब बच्चों को तालीम देते हैं महीने 15 दिन में, उनको एक पूरा कोर्स होता है, सिस्टम होता है, वो जाते हैं। क्या वो तलबा जो जाते हैं वो देते हैं हमसे उसको यही देखें ठीक है यार तुम गए, तुमने वक्त दे दिया, या उसको कुछ हासिल भी होगा उसका कि वो तो कुछ कभी जिंदगी में किसी वक्त? जी हाँ, वो तो डबल फायदे में, एक टिकट में दो मजे वाली बात है कि अगर कोई किसी को जाके पढ़ाता है तो उसने तो एक उसको पढ़ा दिया, लेकिन सबसे बड़ा फायदा उसको अपनी जात का होता है कि जो पढ़ाता किसी को है तो वो खुद भी बहुत बड़ी लर्निंग होती है उसकी। और ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 30 साल पोस्ट ग्रेजुएशन कराई है डॉमिनल कॉलेज में, तो मैं इनकरेज सब करता है पढ़ाओ। तो पढ़ाने वाला जो है सबसे ज्यादा खुद सीखता है, खुद पढ़ता है, और उसको पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है इधर उधर से। तो वो इतना तालीम याफ्ता होता है कि हत्ता कि ऑथोरिटी आता है उस पर, आप जब चाहे उससे बात कर दीजिए। तो ये एक ऐसा शोबा है कि अगर आपको खुद पढ़ना है तो आप पढ़ाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ जब मैं खुद आया कुईकोट हॉस्पिटल, वहाँ देखा मैंने जो ख्वातीन वहाँ पर आती हैं गांव देहात से, उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मुख्तलिफ हवालों से। मैंने यानी कि हमारे अमूमन ऐसे लोगों को साइड में रखा जाता है कि इनके साथ कौन बैठेगा। मैंने वहाँ देखा कि आपके यहाँ जो नर्सेज हैं या आपके डॉक्टर्स हैं उनके साथ खाना भी खा रहे हैं बैठ के, आप खुद उनके साथ बैठे हुए थे। तो ये अपने अंदर पैदा करना, ये समझ लें किरदार कि उनके साथ बैठ जाए, कैसे मुमकिन होता है? नहीं, इसमें कोई बड़ी मस्ती की बात है। देखिए, हम बेसिकली जो हमें मजहबी तौर पर भी कहा गया है, इंसानियत के नाते भी है कि हम सब बेसिकली बराबर हैं। और ये तो कुछ और है कि साहब कि हम इस घर में पैदा हुए, उस घर में पैदा हुए, अमीर घर में पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए, आज पैदा हुए, कल पैदा हुए, ये सब इमेटेरियल बात है। जो भी मरीज की शक्ल में बंदा है या तो वो हम लोग बेसिकली बराबर हैं। और हम्बलनेस वहाँ इनकलकेट किया जाता है, किसी बड़े छोटे की तमीज नहीं होती है। मरीज या मरीज के साथ जो भी है उससे बराबरी के लेवल से बात शुरू करते हैं, चाहे नर्स हो, मरीज हो, डॉक्टर हो, और पढ़ा लिखा हो, जाहिल हो, रूड हो, हर किसी में लोग आते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि चूंकि मरीज होते हैं ना तो बेचारे परेशान होते हैं, उनको दुखी बीमारी होती है, कोई ट्यूमर होता है, कोई बुखार में है, खांसी है, तो वो बेचारा आता ही इसीलिए हॉस्पिटल में किसी मदद के लिए। ऑब्वियसली वहाँ पिकनिक के लिए तो आता नहीं हो, तो बेचारा परेशान हाल आया, उसकी जेब में 4 पैसे भी नहीं है, पाँव में देखिए तो चप्पल नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, उसको कुछ पता नहीं कि रात को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। सो द मोमेंट वी रियलाइज दैट, तो फिर उसके साथ तो मोहब्बत से बात करना जरूरी है, इसलिए कि वो उसके पास कुछ नहीं, नथिंग, मेजोरिटी के साथ। तो और वो आया इसी मदद तब करने, और हम ये समझते हैं कि हमारी सादत है कि उसको अल्लाह ताला ने वहाँ कुईकोट भेजा है, तो हमारा फर्ज है कि उसकी कुछ मदद करें, इसलिए कि कोई खाली हाथ वापस नहीं जाए, इसलिए वहाँ को कैश काउंटर नहीं है। और जितने मरीज आते हैं सबको देखना जरूरी है, सबको दवा देते हैं, और इसलिए कि सिविल सोसाइटी हमें मदद करती है, और यही मैसेज सबके लिए होता है। सोसाइटी तो मदद करती है लेकिन उसको सही तरह उस मदद का इस्तेमाल कर लेना एक बड़ा काम है, ये जो आप लोग वहाँ कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बात सारी नीयतों का चक्कर है कि साहब के अगर हमारी नीयत सही है तो फिर अल्लाह ताला ही मदद करता है। अल्लाह ताला मदद करता है, नियतों का ही सारा मामला। अगर हम चले, हमने अभी प्रोफेशनल उसके हवाले से बातचीत की, सब कुछ की, आपके बचपन के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि जो बचपन आज के नौजवान गुजार के और जो आज का बच्चा गुजारा है, या आज से 10-15 साल पहले जो गुजार के इधर पहुंचा है, आपने जो बचपन गुजारा उसमें और आज के बचपन में आप क्या फर्क महसूस करते हैं, या आज की नौजवानी में? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जो हमारा जो बचपन था वो
एक हिसाब से आई विल से कि स्ट्रगल वाला था, इसलिए कि एक तो ये कि मैं भाई बहनों सबसे बड़ा था, तो वो उठते बैठते मेरे कान में आवाज आती थी कि सबसे बड़े हो, रोल मॉडल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तो खैर चलिए ठीक है, इनकलकेट हो गया। फिर हमारी नानी भी यही कहती थी और दादा बाबा भी यही कहते थे, बहरहाल तो चलिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन जो अम्मा और अब्बा की स्ट्रगल देखते थे कि वो पढ़ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, तो हम लोग भी उसी तरह से मेंटली प्रिपेयर थे हम सब कि पढ़ना है और आगे बढ़ना है और अपने पाँव पर खड़े होना है, किसी पर बोझ नहीं बनना है और किसी से मांगना नहीं है, किसी से लेना नहीं है, और गिविंग एंड पर खड़े हो तो उसका मजा और है। तो अल्लाह ताला ने हमारी दुआ समझ। कुछ शरारतें वगैरह की कभी आपने बचपन में? हाँ, शरारतें तो मेरे ख्याल में बहुत सारी की, और उस शरारतों से बचाने के लिए और माइंड डाइवर्ट करने के लिए अब्बा अम्मा ने हम लोगों को लगा दिया था ये जो जानवर पालने के चक्कर में। अच्छा। तो उस प्रेमिसिस में हर किस्म के भेड़, बकरी, मुर्गी, बतख, मुख्तलिफ चीज़ें वो अलाउड थी। वो चीज़ अलाउड नहीं थी, किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद करना मना था, कहने के वो जो परिंदे जो हवा में है तो उनको खबरदार कभी भी, तो वी वर नॉट अलाउड दैट। लेकिन जो जमीन के जो होते थे हमें इनकरेज करता था कि ठीक है इनको पालो। फिर वो उनसे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे कि एक था कि मुर्गी के नीचे बत्तख का अंडा डाल दिए, अब वो मुर्गी के साथ बत्तख का बच्चा, अब वो दो किस्म के बच्चे हैं और मुर्गी लेके फिर रही उसको, और हम सब इंजॉय करते थे। अजीब गरीब सीन था। अब अम्मा कहती थी क्या क्या करने का भाई, चुपचाप से इस किस्म की एक्टिविटी करते थे। फिर जब हम लोग मलिर गए तो वहाँ भी इस किस्म की एक्टिविटी हमें अलाउड थी। तो वो फिर हम समझते हैं कि हमें अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब्बा ने रखा था। हाँ, हमें गली कूचे में खेलने कूदने से मनाहट थी। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि जो भी आप घर में खेलेंगे और जिन बच्चों से खेलना है उनको यही इनवाइट कर लो और उनके साथ इनडोर गेम्स या आउटडोर गेम जो भी है उधर ही खेलना है, उसके साथ ही खेलना है। अच्छा, ये जो आज का नौजवान है वो मोबाइल और इस टेक्नोलॉजी के साथ है, वो नई टेक्नोलॉजी, वो इस्तेमाल किस हद तक आप समझते हैं कि वाकई वो इस्तेमाल उसके हक में हो रहा है, किस हद तक वो उसको खिलाफ जा रहा है? देखिए, दोनों सूरत हाल हो रही है इस वक्त जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे दो बेटे, उस जमाने में इतना मोबाइल नहीं था, लेकिन बहरहाल तो ये जरा सा बेहतर माशी हालात में पैदा हुए थे, इनकी बहुत सारी जो फरमाइशी पूरी हो थी। अब जैसे कि मैं बसों में मिडिल कॉलेज और पैदल, पैसे नहीं होते थे तो मैं पैदल जाता था डॉमिनल कॉलेज से लियारी, तो वो ज़माना और था, लेकिन आई डोंट माइंड, बस में लटक के जाते थे। फिर मेरे बेटों ने बसों में सफ़र किया है, लेकिन मेरे पोते सब बसों में सफ़र नहीं करते, वो गाड़ी में आते जाते हैं, तो ये बिग डिफरेंस हुआ। उसके बाद भी ये जो मोबाइल का सिलसिला चला है, तो ये एक साइंस की ऐसी शानदार इलाज है, इजाद है कि ये इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है अगर हम इसको प्रॉपर इस्तेमाल करें। मिस यूज़ भी इसकी बहुत ही ज़्यादा है, और मिस यूज़ में एक से खौफनाक चीज़ें हैं, और मैं देखता हूँ कि ये नौजवान नस्ल इस्तेमाल करती है, छुप के करती है, डंके की चोट पर करती है, वगैरह वगैरह जो भी है। और उसके बाद फिर जिनकी माली हालत बहुत अच्छी है वो उसका बहुत ही हाईली तौर पर मिस यूज़ करते हैं। फिर मैं हैरान होता हूँ कि 1-2 लाख के मोबाइल ये बच्चा पार्टी लेके घूमती रहती है, और मैं हैरान होता हूँ कि साहब कि इनके पास किसने खरीद के दिया इतनी महंगी चीज़। यकीनन रिस्क हलाल से आया होगा या रिस्क हराम से आया होगा, कहीं आया होगा। बहरहाल तो वहाँ मुझे अफसोस होता है कि इस छोटी सी नस्ल के पास इतनी चीज़ है जो कि ये बाद में शायद अफोर्ड ना कर सके, तो उसके जो मेंटल हेल्थ का क्या होगा। क्योंकि मैं बेसिकली डॉक्टर होने के नाते 2 चीज़ पर गौर करता रहता हूँ, एक फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो फिजिकली यू मे बी हेल्दी, लेकिन मेंटली यू मे नॉट बी हेल्दी, और विच इज हैपनिंग, अभी हो रहा है इस वक्त ये कि मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटल नॉन हेल्दी एटीट्यूड, टाइम का ज़िया करना, और जो रोड मैप मुझे उसमें फुकदान नजर आता है। फिर स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी माओ ने दे दिया है
तो स्क्रीन टाइम एक ऐसी बेहुदा सी चीज है जिसमें कि ये एक एडिक्शन की तरफ मैंने जाते देखा है। और बल्कि अपने घर में अपने ग्रैंड सन्स को मैं समझाता रहता हूँ कि जरूर इस्तेमाल करो, लेकिन डोंट गेट एडिक्टेड, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। इसकी वजह से एक और सबसे बड़ा नुकसान मैंने देखा कि हम लोग खेल कूद के लिए आउटडोर भगा जाते थे, जाओ खेल, फुटबॉल खेल के आओ, क्रिकेट खेल के आओ, दौड़ो भागो, वॉलीबॉल जाते ही नहीं बात। अच्छा, वो अब खत्म हो गया। और ये खेलो कूदो, मगरिब तक घर आ जाओ, मगरिब के बाद घर आना बैन आइटम था और बड़ी पिटाई होती थी, डांट पड़ती थी। इस वक्त वो तस्वुर ही खत्म हो गया। यंग जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं। और आउटडोर गेम्स जो है जिससे कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। फिर जो गेम्स खेलना और उसमें हारना और जीतना, वो भी एक मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि हारने का मजा और है और जीतने का मजा और है। लेकिन इस वक्त यह है कि सब छोड़ छाड़ के भाई लोग स्क्रीन पे लगे हुए हैं और मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे हैं और अजीब गरीब किस्म की जो मैं देखता रहता हूँ, जो मैं मना करता हूँ उनको। तो देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस और ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इसमें सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। हाँ, जो खुद से ही आप इससे बच सकते हैं, दूसरे आपको नहीं बचा सकते। ना अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा अपने नौजवानों के लिए खास तौर पर कि हमने एक इवेंट किया ब्लाइंड्स के साथ, तो वहाँ ये मालूम हुआ 2 बच्चे ऐसे नौजवान ऐसे मिले, एक लड़की थी एक लड़का जो इंटर के थे, उनकी आंखें इंटर में आने के बाद खत्म हुई। और जब मैंने उनसे स्टोरी पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारा गुज़श्ता 5-6 साल से ये मामला था कि दिन में 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल पे लगे रहते थे और आहिस्ता 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 ऐसे जाती गई और एक वक्त आया कि बिल्कुल ही चली गई। जी जी, एकदम सही बात है, बहुत सही बात है। और उसकी एक तो ये कि ग्लेयर बहुत होता है, उसकी वजह से जो रेटिना है, आंख का पिछला हिस्सा होता है जो कि इमेज को ट्रांसमिट करता है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है और उसका कोई इलाज भी नहीं है। कोई इलाज भी नहीं। अच्छा, और दूसरी चीज जो उसमें जो होती है वो ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई, क्योंकि आंख ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एक ऐसी एक आज़ा है कि जिसमें के बैलेंस ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स है, लेंस से शुरू होता है और रेटिना पे खत्म होता है। तो उसका जो मिस यूज, कंटिन्यूस यूज जो है, वो जैसे कहा था ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मेरी नजर के सामने अब मैं आपको बताऊं कि वैसे बर्डन ऑफ डिजीज एक चीज होती है, चैलेंजेस ऑफ डिजीज होती है मेडिकल में। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 21 करोड़ होगी। इस 21 करोड़ में 1 to 1.5% लोग ब्लाइंड हैं या नियर ब्लाइंड है। अब देखिए 1.5% लोग 21 करोड़ के कितने हो गए, और ये तो बगैर स्क्रीन के ब्लाइंड है, बिकॉज ऑफ डिजीज, बिकॉज कंजेनाइटल, एक्वायर्ड, जो भी कहते हैं आप। और ऊपर से फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये, अब कितने परसेंटेज होगा वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन हर कुछ दिन में जितने आई के जो कोलीग हमारे आई सर्जन्स और आंख को देखने वाले, एक सर्वे कर लीजिए उधर, उनके पास लोग बढ़ गए। एग्जाम्पल दूं आपको मैं, कोई गोल्ड में हमने शुरू किया है पिछले दिनों से आई की सर्विस, तो एक ऑप्टोमोलॉजिस्ट को बैठा दिया है और वो जो खवातीन को चश्मा देते हैं, फ्री चश्मा टेस्ट करते हैं और चश्मा देते हैं और फिर डॉक्टर पर भेज देते हैं और चेकअप के लिए। तो महीने में 250 चश्मे आजकल जा रहे हैं सिर्फ कुईकोट से 250 चश्मा जो उनको बना के दिया जाता है, फ्री में देते हैं ऑब्वियसली। तो ये 250 लोग, हमें खुद पता नहीं था कि जो 450-500 ओपीडी रोज आ रहे हैं, इसमें आंखों की आलम है। और इस वक्त एट दिस मोमेंट मैंने जो अभी पिछले दिनों बिल जो देखता रहता था, तो मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा कि महीने भर में तुमने 200-225 चश्मे दिए करेगा। हाँ, उनको टेस्ट कीजिए, सबकी आंख खराब है तो सबको वो चश्मा दिया, लेंस दिया और फ्री में दे दिया। अब इतनी खुश हो गई कि सडनली उनको नजर आना शुरू हुआ। अच्छा, अब उनकी आंख खराब क्यों हुई? हो सकता है मोबाइल से खराब हुई हो सकता है मॉल न्यूट्रिशन से खराब हुई हो सकता है दुखी बीमारी में खराब हुई हो सकता, 70 वजूहात हैं। लेकिन ये हैरानकुन बात है कि अब हर महीने इस पर 200+ ये बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए खुद एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। और ऐसे प्रोग्राम्स का एक मकसद ये भी होता है कि नौजवानों को
हालात से बाखबर भी रखा जाए, खदशात से आगाह भी किया जाए और उनकी तरबियत भी की जाए। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में आने का। थैंक यू। आपने इतना वक्त दिया, आप बहुत मसरूफ़ हैं, मुझे अंदाज़ा है। और सही बात यह कि हमारे लिए आप फ़ख्र हैं, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने नौजवानों को आपके यहाँ विजिट करवाएं। और हाँ, एनी डे एनी टाइम, बिल्कुल छोटे ग्रुप में कराइए और ग्राउंड रियलिटीज जो फैक्ट्स ऑफ द लाइफ हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि किताब पढ़ना और बात है, देखना और बात है, सीइंग इज बिलीविंग वाली बात। मेरी तरफ से पूरी आपको दावत है कि जब चाहे आए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारा अभी मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हमारे जारी हैं और मुख्तलिफ फैकल्टीज़ में, साथ ही हमारा ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला है। इसका मकसद भी यही है कि हम सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के नौजवानों को ही, उनकी ही तरबियत नहीं करें, हम सिर्फ उनके सामने लेकर ना आए लोगों को, बल्कि मकसद हमारा इस यूट्यूब चैनल का ये है कि हम आम नौजवानों तक पहुँचें, तमाम तलबा तक पहुँचें, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी तमाम तलबा को अपना तालिब इल्म समझती है, तमाम नौजवानों को अपना नौजवान समझती है। और हमारी कोशिश ये है कि माशरे में नौजवान कोई किरदार अदा करे, एक अच्छा और अहसन किरदार अदा करे, माशरे में कुछ ऐसी शख्सियात हम तैयार करने में कामयाब हो जाएं जो कि पाकिस्तान को भी मजबूत करें और अपनी कौम को भी मजबूत करें। इसी तैयारी के सिलसिले में हमने डॉक्टर टीपू सुल्तान को यहाँ जहमत दी थी और इसी तरह हम दीगर मेहमानों को यहाँ दावत देते रहते हैं। आपको माजू का मेहमान क्या ये इवेंट कैसा लगा, ये प्रोग्राम, ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।